बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था। मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। PS 4 तक मैं करा चुका था और प्रैक्टिस शीट 5 और प्रैक्टिस शीट नंबर 6 ये मुझे आपको देनी है। ये 5 आपके सामने खुली है, मैं इसे कराना शुरू करता हूँ एक एक क्वेश्चन करके। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली सेकेंडरी हाइड्रोजन। कार्बन नहीं पूछ रहा है, हाइड्रोजन पूछ रहा है, किसमें सारी हाइड्रोजन सेकेंडरी। चलो ध्यान से यदि आप देखिए इस वाले कार्बन को, तो आपको नजर आएगा कि टर्शरी कार्बन है और यहां पर बॉन्ड्स कितने नजर आ रहे हैं बेटा आपको? 3, यानी एक बॉन्ड पर यहां हाइड्रोजन जरूर होगी। तो पहला आंसर तो हो गया गलत। यदि हम दूसरे को देखें तो ऐसे ये नजर आ रहा है CH3, ये प्राइमरी है, तो यहां हाइड्रोजन कैसी हो गई? प्राइमरी हाइड्रोजन हो गई। प्राइमरी के अलावा यहां देखोगे तो आपको टर्शरी हाइड्रोजन भी मिलेगी, तो ये भी गलत हो गया। आपको तो ऐसा चाहिए जिसमें सारी सेकेंडरी हो। जरा यहां पर आके देखिएगा तो ये तो रिंग के सारे सेकेंडरी, इधर भी सारे सेकेंडरी, पर ये वाला जो कार्बन ये टर्शरी कार्बन तो है, पर ध्यान से देखिए इस कार्बन पे बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं? 4। इसका मतलब इस पे कोई टर्शरी हाइड्रोजन नहीं, बट नो टर्शरी हाइड्रोजन। तो सारी हाइड्रोजन जो जुड़ी हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, ये सारी कैसी हैं? सेकेंडरी। तो इसमें सारी सेकेंडरी। अब नीचे वाला देखना चाहे तो ऐसे देख सकते हैं बेटा, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, दोनों ही कैसे हैं? टर्शरी। और दोनों के बॉन्ड गिनेंगे तो 3-3 नजर आएंगे। इसका मतलब एक बॉन्ड पे हाइड्रोजन जुड़ी है, तो इसमें टर्शरी हाइड्रोजन भी है, सेकेंडरी भी है। केवल यही वाला है जिसमें सारी हाइड्रोजन कैसी हैं? सेकेंडरी। नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड कार्बन कौन सा होता है बेटा? वो जिसपे पाई बॉन्ड होते हैं। तो एक तो ये अनसैचुरेटेड हो गया पाई बॉन्ड, एक ये अनसैचुरेटेड हो गया, यहां भी पाई बॉन्ड, यहां भी पाई बॉन्ड। तो जितने कार्बन्स पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे कार्बन क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड कार्बन। तो कितने अनसैचुरेटेड कार्बन हो गए बेटा? 4। समझ में आए हैं दोनों क्वेश्चन? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं 109 डिग्री 28 मिनट के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन में कितने एंगल होते हैं? मैंने आपको बताया था ये कि देखने में ऐसा लगता है कि 4 हैं, पर होते कितने थे? 6। याद है मैंने आपसे कहा था सबसे आसान तरीका होता है कि आप लाइनें खींचिए। देखिए ये पहला एंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां। ये टेट्राहेड्रल शेप है और इसमें 109 डिग्री 28 मिनट के कितने एंगल्स होते हैं? 6। जितने टेट्राहेड्रल कार्बन है पर कार्बन 6 एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन नियो एल्काइल। मैंने कहा था नियो बनाने के लिए मिनिमम कार्बन चाहिए 5 कार्बन से कम में नियो नहीं बनता। और तरीका ये था कि ये पहला कार्बन है, नियो में सेकंड कार्बन पर 2 CH3 की साइड चेन होनी चाहिए और ये रहा 5वां कार्बन। इतना ग्रुप कंपलसरी होता है किसके लिए? नियो के लिए। इतना ग्रुप कहलाता था नियो ग्रुप। याद आया बेटा? तो ये नियो के लिए कंपलसरी कंडीशन थी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये रहे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। करें प्राइमरी एंड टर्शरी हाइड्रोजन्स का रेशियो बताना है। कंपाउंड ये लिखा है, देखिए जहां जहां CH3 है 1, 2, 3, ये तो सारे प्राइमरी, और ये वाला कैसा है? टर्शरी। तो बताइए प्राइमरी कार्बन कितने हैं? 3। तो प्राइमरी हाइड्रोजन्स कितने हो गए? 9। और टर्शरी कार्बन 1 है तो टर्शरी हाइड्रोजन कितना हो गया? 1। तो रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड टर्शरी हाइड्रोजन हो गया 9:1, यानी 9 कैसे हैं? प्राइमरी हाइड्रोजन और 1 कैसा है? टर्शरी हाइड्रोजन। क्लियर है बेटा? यहां पर नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन देखिएगा, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3। जिस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होते हैं मैंने कहा था वो हमेशा प्राइमरी होता है। अब इस पे 1 है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, क्वार्टरनरी है, तो टोटल प्राइमरी कार्बन कितने हैं? केवल 5। क्लियर है बेटा? आइए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं जरा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। नंबर ऑफ पॉसिबल एल्काइल ग्रुप कितने हैं? 5। मैंने आपको सिखाया था, याद है ना? 2 पर 1, 3 पर 2, 4 पर 4, 5 पर
8 तरीके होते हैं एल्काइल ग्रुप्स के, तो 5 कार्बन पर 8। सेम क्वेश्चन गलती से रिपीट होके आ गया है राइट हैंड साइड, सेम आंसर भी होगा 8 एल्काइल ग्रुप्स। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, टर्शरी एमाइल बनाना। पहले तो ये बताइए कि जब ग्रुप टर्शरी होता था तो एंडेड किस पे होता था? कार्बन पे, याद है? अब जरा देखिएगा, ये ग्रुप किस पर एंडेड है? CH2 पर यानी प्राइमरी है। ये किस पर? CH2 पर यानी प्राइमरी है। ये किस पर? CH पर यानी सेकेंडरी है। पर ये ग्रुप किस पर एंडेड है? C पर, और जो C पर एंडेड होगा केवल वही टर्शरी होगा, बाकी टर्शरी नहीं होंगे। तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, पर ये टर्शरी है तो टर्शरी एमाइल हो गया पहला। कहता कैटेनेशन ऑफ पावर, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, दूर तक जुड़ते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, तो कैटेनेशन पावर ज्यादा होती थी क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती थी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता था, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती। 4 कार्बन को लिखने के 4 तरीके अभी लिख के दिखाए थे। जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप मैंने आपको बताया था बेटा, नॉर्मल कंडीशन में ये हमारी एल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, इससे बस एक H माइनस कर देते थे हम तो एक बॉन्ड फ्री हो जाता था। तो 2 में 1 माइनस कर दीजिए, जैसे आप 2 में 1 माइनस करेंगे तो जरा बताइए कितना आ जाएगा? 2n-1। तो कैन आई से हियर कि आपका जो फार्मूला बन गया बेटा, वो फार्मूला क्या बन गया? 2n-1 यानी दूसरा, सॉरी माइनस नहीं प्लस, 2n+1 दूसरा। कुछ समझ में आया? 2n+2 -1 तो क्या बचा? 2n+1। तो आंसर हो गया है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, कहते बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के कितने हैं? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 इसका निकालिए, sp सही है, ये sp इसका निकालिए, sp3। फॉर्मूला होता है sp3 माइनस पाई बॉन्ड्स। क्लियर है? इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड है, तो घटा देंगे तो इसका sp2 इसका sp आएगा, sp3 के केवल 2। जो sp3 होता है वही टेट्राहेड्रल होता है, तो यहाँ टेट्राहेड्रल यानी 109 डिग्री के 6 एंगल और यहाँ भी 6 एंगल, 6 और 6 टोटल एंगल्स हो जाएंगे 12। अनसैचुरेटेड कार्बन, ये बिल्कुल अनसैचुरेटेड ट्रिपली बॉन्डेड, ये भी चारों कार्बन्स पे देखिए पाई बॉन्ड्स हैं। यदि पाई बॉन्ड्स है तो चारों कार्बन विल बी अनसैचुरेटेड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, नंबर ऑफ प्राइमरी एंड टर्शरी कार्बन। सबसे पहले प्राइमरी देखे जाए, ये CH3 प्राइमरी, ये CH3 प्राइमरी, ये प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। नजर आ गए होंगे 4। और ये जो 2 बच्चे हैं जिन पे एक H है, दोनों कैसे हैं? टर्शरी। इसका मतलब 4 प्राइमरी 2 टर्शरी, तो आंसर हो गया पहला। टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन पूछे, ये प्राइमरी CH3 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 CH3, कितने? 5 प्राइमरी कार्बन, तो हाइड्रोजन 5 × 3 15। देख लीजिए, क्लियर है बेटा? आगे बढ़े थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 पर आते हैं। ये रहे क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। कहते विच एल्काइल ग्रुप इज सेकेंडरी। मैंने बताया था जितने भी नॉर्मल आइसोनियो होते हैं सब प्राइमरी होते हैं, एक आइसोप्रोपाइल को छोड़कर केवल यही सेकेंडरी है बेटा, क्योंकि आइसो का मतलब था सेकंड कार्बन पर CH3 की साइड चेन, और प्रोपाइल में 3 ही कार्बन होते हैं। अब देखिए एंडेड हो गया है CH पर, और यदि CH पर एंडेड है तो कैसा हो जाएगा? सेकेंडरी। कहते अनसैचुरेटेड ग्रुप बताइए, क्या एलाइल में डबल बॉन्ड था? यस, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट कार्बन को ही एलाइल कहते हैं। क्या विनाइल में था? यस, विनाइल में भी मौजूद था। क्या क्रोटाइल में था? बिल्कुल, क्रोटाइल में भी होता है। बचा कौन? यानी सभी अनसैचुरेटेड, सभी में पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं, सभी में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट, तो आंसर हो गया है और। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल ग्रुप इज प्राइमरी? आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, नियोहेक्साइल, सभी नॉर्मल आइसोनियो प्राइमरी होते हैं, तो ऑल आर प्राइमरी। नंबर ऑफ टर्शरी कार्बन, अब देखिए टर्शरी ढूंढना है। टर्शरी में हमेशा क्या होता था याद है ना? CH, जिस कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा, इस पर तो 3 जुड़े हैं, ये बेकार हो गया।
इस पर एक भी नहीं जुड़ा, ये बेकार। पर इसको देखिए, इस पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, जिसपे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा बस वही टर्शरी होता है। और कोई है, यस, इस पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये भी टर्शरी है। यानी हमारे पास केवल 2 टर्शरी कार्बन्स मौजूद हैं इस मॉलिक्यूल में। ये 3 प्राइमरी हैं, जिसपे कोई नहीं जुड़ा वो क्वार्टरनरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये फिर क्वार्टरनरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, और ये बीच वाला टर्शरी। जहाँ CH3 है वो प्राइमरी है, जहाँ केवल कार्बन है वो 4 डिग्री क्वार्टरनरी है, जहाँ CH2 है वो सेकेंडरी है। ऐसे चेक करते थे बेटा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगले 2 क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। कहते व्हाट इज द नेम ऑफ फॉलोइंग एल्काइल ग्रुप। देखिए फ्री वैलेंसी का एंडेड है CH पर, यानी कैसा है, सेकेंडरी। बताइए कितने कार्बन से, 1 2 3 4, यानी ब्यूटाइल, तो नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। सेकेंडरी ब्यूटाइल हैविंग द स्ट्रक्चर, सेम क्वेश्चन है, जो CH पर एंडेड, बॉन्ड नहीं बना देते। ये किस पर एंडेड है, CH2 पर, तो ये तो प्राइमरी है भाई। ये C पर, ये टर्शरी है। केवल ये CH पर एंडेड है, और जो CH पर एंडेड होता है बस वही होता है सेकेंडरी, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये कैसा है, इट इज प्राइमरी। ये कैसा है, इट इज टर्शरी। इसे आइसोब्यूटाइल कहेंगे, इसे टर्शरी ब्यूटाइल कहेंगे। क्लियर है भाई। 2 क्वेश्चन और ये रहे। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आइसोप्रोपाइल सही, सेकेंडरी ब्यूटाइल CH पर एंडेड है, 4 कार्बन है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नियोब्यूटाइल नहीं, ये गलत है। नियो के लिए 4 नहीं 5 कार्बन रिक्वायर्ड थे, यानी नियोब्यूटाइल कुछ नहीं होता, इसका नाम है एक्चुअली टर्शरी ब्यूटाइल, इट इज नॉट नियोब्यूटाइल। नियो के लिए 5 कार्बन चाहिए थे भाई। स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल पूछ रहा है, तो आइसोब्यूटाइल प्राइमरी होना चाहिए और दूसरे कार्बन पर एक साइड चेन होनी चाहिए, किसकी, CH3। लीजिए, इस ग्रुप का नाम था आइसोब्यूटाइल या आइसो ग्रुप। आइए क्लास क्वेश्चन और देखते हैं बस। कहते हैं विच इज इनकरेक्ट, पूछ रहा है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है जो सामने बने। आइसोप्रोपाइल बिल्कुल ठीक है, आइसोब्यूटाइल ये भी बिल्कुल ठीक है, सेकंड पर 4। टर्शरी नहीं, ये टर्शरी नहीं है, ध्यान से देखिए तो प्राइमरी है CH2। एक्चुअली ये है नियोपेंटाइल या नियोएमाइल, इट इज नॉट टर्शरी ब्यूटाइल। ये टर्शरी ब्यूटाइल बिल्कुल नहीं है, तो ये हो गया है गलत, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल नहीं है बेटा। लीजिए, ये थे 25 क्वेश्चंस PS5 के। आइए जरा PS6 से मिलना चाहेंगे। सामने है आपके PS6। मैं चाहूंगा कि मैं इसे आपके लिए छोड़ूं, क्या आप इसे करेंगे। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, अनसैचुरेशंस बताने हैं। पूछ रहा है बताइए कितने अनसैचुरेशंस प्रेजेंट होंगे इस कंपाउंड में। आइए देखते हैं इसमें कितना अनसैचुरेशन है। तरीका शायद मैं आपको बता चुका था पहले भी कि कैसे निकाले जाते हैं अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का फॉर्मूला होता था हाइड्रोकार्बन में 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं 8 माइनस मोनोवैलेंट जितने हैं कितने 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 8 दूनी 16, 16 में 10 गया 6 को 2 से डिवाइड किया 3 और 1, कितने अनसैचुरेशन हो गया बेटा 4 अनसैचुरेशन हैं C8H10 में। याद है फॉर्मूला। ऐसी टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट इन सेकेंडरी ब्यूटाइल साइनाइड। बताइए सेकेंडरी ब्यूटाइल में कितने कार्बन है 4, क्लियर। और साइनाइड में कितने कार्बन है 1। फॉर्मूला बना के दिखाऊं। पहले सेकेंडरी ब्यूटाइल तो याद है ना आपको, कैसे बनाएंगे ऐसे CH C2H5, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल और ये रहा साइनाइड। तो टोटल कार्बन देखिए कितने हैं 1 2 और 2 4 और 1 5, तो आंसर है 5। 5 कार्बन है टोटल किसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल। थोड़ा आगे बढ़ा जाए। ये रहे 2 और क्वेश्चंस आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, देख लीजिए। कहते हैं 1 वैलेंसी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप कौन होता है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप कौन होता है C डबल बॉन्ड। करें इसकी एक वैलेंसी पे OH लगा दिया गया, ये क्या बन गया COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ग्रुप बना, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्लियर है भाई।
हेलो, मैं तो वीडियो बना रहा हूं, थोड़ी देर में मिलाता हूं। चलिए आइए, जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपसे पूछा गया तो आप बता देंगे CnH2n+2। ये सैचुरेटेड का जनरल फार्मूला होता था। हाइड्रोजन कम करते जाइए, अनसैचुरेशंस आते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ओलेफिनिक बॉन्ड कौन होते हैं? वो बॉन्ड जो किसके किसके बीच में होते हैं? कार्बन और कार्बन्स के बीच में। एक तो ये रहा, ये CN के बीच में है, ये लेंगे नहीं। CO के बीच में है, ये लेंगे नहीं। तो कितने ओलेफिनिक बॉन्ड है? केवल एक ओलेफिनिक बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर। नंबर ऑफ सेम क्वेश्चन यहाँ पे, पर यहाँ देखिए, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये रहा, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये रहा। CN और CO लेंगे नहीं, यानी यहाँ कितने हैं? तो ओलेफिनिक बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे कम और बाद में सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा तो हमें पता है कौन सा है, COH इन सब में, और COH सबसे ज्यादा केवल इसी में नजर आ रहा है, तो यही आंसर हो गया। बाकी देख लो भैया, COH से कम होता है SO3H, साइनाइड CHO, ऑर्डर आपको पता ही होगा। उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। कुछ लोगों को ये भी सही लग रहा होगा, देखिए आंसर ये भी सही है, पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसलिए दूसरा सही है। यदि मैं यहाँ इंक्रीजिंग हटा दूं और ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी पूछूं, दूसरा तीसरा दोनों सही, पर इंक्रीजिंग केवल दूसरा है और डिक्रीजिंग तीसरा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कहते हैं नॉर्मल एल्केन मस्ट हैव प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट चेन होती है, दो ही टाइप के होते हैं। आइसो एल्केन्स हैव ओनली सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ऐसा जरूरी नहीं है, आइसो में क्वाटरनरी भी हो सकता है, तो ये इनकरेक्ट है। नियो एल्केन है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्वाटरनरी कार्बन्स, बिल्कुल हो सकते हैं नियो में। आइसोब्यूटेन है प्राइमरी और टर्शियरी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आइसोब्यूटेन बनाएंगे बेटा तो आइसो ऐसे करके बनेगा। देखिए ये रहा आइसोब्यूटेन, तो इसमें 3 कार्बन प्राइमरी, 1 कार्बन टर्शरी है, तो 9 हाइड्रोजन प्राइमरी और 1 हाइड्रोजन टर्शरी है, तो दोनों टाइप की हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में। कहते हैं विच कंपाउंड इज एल्काइन ग्रुप? व्हाट इज एल्काइन? एल्काइन होता है CnH2n-2, यानी इसमें जो DU होना चाहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये बराबर 2 आना चाहिए। यही तरीका है भाई। तो देख लीजिए इस फार्मूले में कौन लाई करता है। पहला तो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि यहाँ 7 रखोगे तो यहाँ 12 आना चाहिए। दूसरे में आइए, सॉरी तीसरे में आइए, यदि मैं n बराबर 9 रखूं तो 9 दूनी 18, 18 में 2 गया 16, यानी तीसरा बिल्कुल सही। ये दोनों बिल्कुल नहीं आएंगे, आप रख के देख सकते हैं। कहते हैं इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? देखिए C9H18, सीधा सीधा दिख रहा है, CnH2n, n बराबर 9 रखिए तो फार्मूला है Cn यानी C9 उसका दुगना 2n18, और आप चाहें तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल के बता सकते हैं। एल्कीन का जनरल फार्मूला आएगा। विनाइल साइनाइड का फार्मूला पूछ रहा है, क्या होगा? आपके सामने बने हैं। व्हाट इज विनाइल ग्रुप? पहले ये बताइए। ये था विनाइल और इसमें साइनाइड लगा दिया तो ये विनाइल साइनाइड हो गया दूसरा। चेक करिए क्या सही बनाया मैंने, बिल्कुल ठीक है। नियो एमाइल अल्कोहल, पहले तो बताइए जो नियो होगा ये प्राइमरी होगा, सहमत है? और प्राइमरी होगा तो CH2 पर एंडेड होना चाहिए, ठीक? तो ध्यान से देखिए, एक तो ये प्राइमरी है जो CH2 पर एंडेड है और एक ये प्राइमरी है। केवल दूसरे वाले में देखिए 2 साइड चेन है। कैसे? एक तो CH3 ये हो गया, इस C से 3 टोटल जुड़े हैं। हमेशा याद रखिए नियो में एंड में 3 CH3 जरूर मिलेंगे आपको, चौथा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, मिनिमम 3 जरूर होंगे। तो 3 किस्में हैं, दूसरे में यहाँ 2 हैं, यहाँ तो 4 हैं। इसकी तो सोचना भी बेकार है, क्योंकि ये कैसा है देखिए टर्शियरी। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, और सच है 5 हो नहीं सकते, मतलब स्ट्रक्चर ही गलत है, कंपाउंड ही गलत लिखा है, तो देखना ही बेकार है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया है? सेकंड। आइए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 करें व्हाट इज द जनरल फार्मूला? ये बताइए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? DOU बराबर है 4, 3 बॉन्ड इधर 3 बॉन्ड इधर, यानी 2 पाई इधर 2 पाई इधर, 4 पाई हो गए। और मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, याद है ना? CnH2n+2, याद है? मैंने आपसे कहा था कि जितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है उतना माइनस करिए
2 into ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। तो जरा बता दीजिए 2 into 4 कितना हो गया, -8 और +2 यानी हो गया 2n-6 है कहीं पे थर्ड 2n-6 याद है ना कैसे किया था 2 into नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। कहते हैं स्मॉलेस्ट कीटोन में कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। पहले तो कीटोन बताइए क्या होता है और सबसे छोटा RCH3 है तो लो भाई। अब बताइए CH3 का हाइब्रिडाइजेशन पता ही है, कोई पाई बॉन्ड नहीं sp3 और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है इसमें देखिए तो कार्बन का sp3-1 यानी sp2 तो आंसर हो गया sp2 एंड sp3। सबसे छोटा कीटोन, इससे छोटा कोई कीटोन नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर कुछ आपके लिए भी छोड़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 ये आपके लिए छोड़ा आसान सा है। कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं बस ये बताना है और इसमें कितने मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं ये बताना है, ये आप लोग बताएंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़, आंसर इसीलिए टिक नहीं है क्योंकि आपको बताने। क्वेश्चन नंबर इस पर एम्बिडेंट फंक्शनल ग्रुप कौन होते हैं। जो होते तो मोनो, मैंने बताया था मोनोवैलेंट है लेकिन 2 साइड से जोड़ सकते हैं CNO NCO NO2 ONO सारे के सारे कैसे हैं एम्बिडेंट। टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन्स नियोपेंटाइल अल्कोहल में कितने होंगे। पहले तो नियो कैसे बनाते हैं याद करिए, दूसरे कार्बन पर 2 साइड चेन, क्लियर, ये हो गया नियो। अब इसमें OH लगा दीजिए। तो क्वेश्चन है कितने प्राइमरी कार्बन है, ध्यान से देखना ये कार्बन प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये आपका कैसा है क्वार्टरनरी और ये कैसा है प्राइमरी। तो टोटल प्राइमरी कितने हैं 4, 4 प्राइमरी आर हेयर क्योंकि ये भी तो एक से जुड़ा है बेटा। तो लीजिए 4 प्राइमरी कार्बन्स मौजूद। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 और 20। द कंपाउंड कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑलिफेनिक बॉन्ड, इसमें केवल 1 है, इसमें भी केवल 1 है क्योंकि CO नहीं देखते। इसमें एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 है, इसमें एक ये है और एक ये है, 2 हैं। तो सबसे ज्यादा 3 ऑलिफेनिक बॉन्ड्स किसमें है, थर्ड वाले। कौन सा नाम गलत है, कहते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, बिल्कुल ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और यहाँ CH3 की दूसरे कार्बन पर साइड चेन। नियोपेंटाइल अल्कोहल ये भी मुझे ठीक ही लग रहा है, कैसे भाई, यहाँ पे CH3 यहाँ CH3 यहाँ CH3 और यहाँ CH2OH, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ कार्बन हो गई। इस पर आइए सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ CH2, और क्योंकि CH2 से खत्म हो रहा है तो इसका मतलब ये सेकेंडरी नहीं हो सकता, ये तो प्राइमरी है भाई, क्योंकि CH2OH आ रहा है। देखो भाई यहाँ पे 2 वैलेंसी है ना, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे कार्बन से। तो कैसा है CH2 पर एंडेड अल्काइल ग्रुप्स कैसे होते हैं, सोच के देखिए, सेकेंडरी पेंटाइल ये तो नहीं है, कैसे होते हैं, CH2 से एंडेड प्राइमरी होते हैं, तो ये कैसा है प्राइमरी। यहाँ पर चौथा, अब क्या देखना, ये तो सही है, नजर आ ही रहा होगा। बस ये 20 क्वेश्चंस थे PS6। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो आपको करने हैं, ये थे आपके क्वेश्चंस। लीजिए थोड़ा सा आगे चलेंगे पर उससे पहले मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा आपसे। ऐप अपना लॉन्च हो गया है, ठीक है, और KK सिंह इन्फिनिटी क्लासेस के नाम से ऐप लॉन्च हुआ है। आप उससे सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर में, जैसे ही आप डालेंगे वो ऐप आ जाएगा। अभी 2 क्लासेस मैं और आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहा हूं बेटा, आप एडमिशन ले लीजिए। आपको अकाउंट नंबर वगैरह जो भी है, जब आप उससे कांटेक्ट करेंगे मैं आपको अकाउंट नंबर बता दूंगा, उसमें आप अपनी फीस जमा करा सकते हैं। रिपीटर्स 12,000 रुपये जमा करने हैं, एक बार में जमा करना चाहे एक बार में कर सकते हैं, और आपको मैंने बताया था अदरवाइज आप 3,000 रुपये पहले 2 महीनों में और 2,000 रुपये अगले 3 महीनों में भी जमा कर सकते हैं। अपने रजिस्ट्रेशंस करा लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको यूट्यूब पर कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, मैं यूट्यूब पे लेक्चर डालना बंद नहीं करूंगा, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। अब तो आपको ऐप पर मिलेंगे, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, उसी में क्वेश्चंस के PDF भी मिल जाया करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आप सबको जोड़ूंगा जो लोग एडमिशंस लेंगे, और उसमें PDF डालूंगा क्वेश्चंस की, ठीक है। लेकिन फिर भी हफ्ते में 1 दिन या कभी कभी ट्वाइस इन अ वीक आपको लेक्चर मिला करेंगे यूट्यूब पर भी। जैसे मैं बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर है, अभी मैं आपको ड्रग्स यानी
केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का लेक्चर डाल के दूंगा आने वाले वीक्स में। ये सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे कॉमन भी मिलेंगे, लेकिन रेगुलर जो स्टडी मिलेगी वो आपको ऐप पर मिलेगी। थर्सडे से उम्मीद है आपकी जो क्लास थर्सडे को आएगी वो ऐप पर आएगी, और जिस दिन ऐप पर क्लासेस आएंगी उसके बाद आपकी पर डे 2 लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे। मैं IUPAC कंटिन्यू करूंगा और इसके साथ में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट शुरू कर दूंगा। IUPAC के साथ जैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट खत्म होगा, आई विल स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा मोल से। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट छोटा सा है, 4 लेक्चर्स का केवल, तो मैं चाहूंगा पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इस कमिंग वीक में खत्म करा दूं, देन आई विल स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए, वैसे तो आज केवल मुझे क्वेश्चंस ही बताने थे, तो IUPAC स्टार्ट सोचता हूँ अगली क्लास से ही करूँ, आज केवल यहीं तक रख लेते हैं। तो अगली क्लास से हम लोग IUPAC स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि करूँ थोड़ा बहुत करा दूँ? चलिए थोड़ी देर पढ़ लेते हैं 15 मिनट के लिए। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहने के लिए IUPAC नेमिंग, पर मैं बताना चाहूंगा आपको एक्चुअली IUPAC के साथ साथ सीधे सीधे इट इज द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यदि आप नाम लिखना चाहते हैं तो इस नाम को लिखने के आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है उसे आप बोलते हैं कॉमन सिस्टम, या इसी का एक नाम और होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रिवियल सिस्टम। ट्रिवियल बहुत पुराना तरीका है, पर हम इसे इस्तेमाल अब भी करते हैं, जिन्हें कॉमन नेम्स या ट्रिवियल नेम्स कहते हैं। ये क्या होते हैं 2 मिनट में मिलाता हूं। दूसरे नंबर पर आइए, एक ऐसा नाम होता है जिसे बोला जाता है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक, या इसी को बोलते हैं IUPAC, नेमिंग या सिस्टम। और एक ऐसा होता है जो इन दोनों के बीच में होता है, इनके लिए भी इस्तेमाल है, इनके लिए भी इस्तेमाल है। एक और होता है, उसे बोलते हैं डिराइव्ड सिस्टम। क्या नाम होता है बेटा? इट इज डिराइव्ड सिस्टम। तो कुल मिला के 3 तरह के नाम होते हैं, कॉमन या ट्रिवियल नेम, एक डिराइव नेम और एक सिस्टमेटिक नेम या IUPAC नेम। समझने के लिए समझिएगा, कैसे समझा जाएगा इसे। जैसे ह्यूमन बींग्स के नाम देखे जाए, हम लोगों के भी 3 ही तो नाम होते हैं, एक घर का नाम, एक स्कूल का नाम और एक नाम जो लोग रख देते हैं खाम खाम में। फॉर एग्जाम्पल जैसे घर का नाम, अब जो घर का नाम होता है किसी का, जैसे कल्लू है, राजू है, विक्की है, रिक्की है, ये घर के नाम ऐसे रख दिए जाते हैं, सुने ना। एक नाम होता है जो स्कूल का होता है, अच्छा सा नाम रखा जाता है, प्रभात कुमार मिश्रा, शिशिर प्रताप सिंह, एक कॉमन ऐसे भी नाम होते हैं। इसी तरह से एक डिराइव नेम होता है जो लोग रख देते हैं, जैसे मैं क्लास में गया, मेरा नाम KK सिंह है ना, अब KK सिंह मेरा घर का नाम कुछ होगा, इसके अलावा एक ड्राइव नेम रख दिया, ये कौन आ रहा है, गंजा आ रहा है, टकला आ रहा है, टकलू आ रहा है, टकले कुछ बाटे बता, टकलू मामा आ रहा है, कुछ भी बोल देते थे। ये कैसा नाम होता है? डिराइव्ड। देखिए कैसे रखे जाते हैं, जरा सीखिएगा। कहते हैं ये जो कॉमन नेम्स होते हैं, जिन्हें हम ट्रिवियल नेम भी कहते हैं, इनको रखने का कोई नियम वियम नहीं होता, ये कैसे ऐसे ही रख दिया जाता है जैसे मन करता है। कैसे? घर का नाम तो कैसे रखना है, बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, लड़का था, रंग थोड़ा दबा हुआ था, नाम रख दिया कल्लू। क्या नाम रख दिया? कल्लू, क्योंकि रंग कैसा था? दबा हुआ। थोड़ा हेल्दी था, नाम रख दिया गोलू या मोटू। ऐसे करके थोड़ा नॉटी सा चेहरा था बच्चे का, नाम रख दिया चिंटू पिंटू। थोड़ा नॉटी सा चेहरा नहीं था, डल सा चेहरा था, ऐसे करके बच्चे का नाम रख दिया गद्दू पद्दू कद्दू मुंडू पुंडू, कुछ भी। ये सब कैसे नाम है? घरेलू नाम। इन्हें कौन सा सिस्टम कहते हैं? कॉमन। कैसे भी रख दिया, ऐसी प्रॉपर्टी देख के, बच्चा काला था तो रख दिया, तेज था तो रख दिया, प्रॉपर्टी देख के नाम रख दिया। तो ये कौन से नाम है? कहलाते हैं कॉमन नेम्स या ट्रिवियल सिस्टम। IUPAC या सिस्टमेटिक नेम, इन्हें रखने के कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं। वो नियम मैं आपको सिखाऊंगा, पर अभी इनको साइड में रखता हूं। अब आइए डिराइव नेम। जैसे हमारे मोहल्ले में एक पंडित जी रहा करते थे, कथा वथा वाचा करते थे पंडित जी। पता नहीं पंडित जी के मन में क्या है, इन्होंने अपने बाल घुटवा लिए और एक चोटी रख ली ऐसे करके। और जिस दिन इन्होंने बाल घुटवा के चोटी रखी, लोगों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, देखो चोटी वाले पंडित जी, चोटी वाले पंडित जी।
तो पंडित जी उनका कॉमन नेम था, पूजा वूजा कराते थे, सिस्टमेटिक नेम किसी को नहीं पता था, और उन्होंने चोटी रख ली तो एक नया नाम डिराइव हो गया। कौन सा? चोटी वाले पंडित जी। जब हम पढ़ते थे तो एक मैम पढ़ाया करती थी, और वो जो इंग्लिश पढ़ाती थी वो चिपक जाती थी बोर्ड से जाकर, लिखती थी चिपक चिपक के, मतलब दूर से दिखाई नहीं पड़ता था, इतना पास चली जाती थी। तो हम लोगों ने उनका नाम रख दिया छिपकली मैम। क्या नाम रख दिया? छिपकली मैम। ऐसे एक टीचर थे, वो टोटल नहीं बोलते थे, टोटा टोटा ऐसे बोलते थे, उनका नाम रख दिया टोटा सर। जैसे मैथ के टीचर थे वो थीटा बीटा बहुत किया करते, उनका नाम रख दिया थीटा सर। तो ये कैसे नाम है बेटा? डिराइव नेम से। सबसे लास्ट में आते हैं जिन्हें बोलते हैं कौन से नेम? सिस्टमेटिक नेम या आईयूपीएसी नेम। इन आईयूपीएसी नेम्स को लिखने के कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है ये हम जानेंगे, लेकिन मैं इसको आगे बढ़ाऊं, मैं कॉमन नेम से शुरू करूंगा। मैं इसको आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको एक बड़ी कुछ स्पष्ट बातें कर देना चाहता हूं। आप मुझसे 4 क्वेश्चंस कभी नहीं पूछेंगे। कौन कौन से 4 क्वेश्चन है जो आप मुझसे कभी नहीं पूछेंगे? वो 4 क्वेश्चंस होंगे बेटा ये। सबसे पहले नंबर पे आप मुझसे कभी नहीं पूछेंगे कोई भी क्वेश्चन कन्वेंशन के बारे में, कि इसको ऐसे ही क्यों माना गया। यदि कोई चीज कन्वेंशनली मानी गई है तो बस वो मानी गई है, आपको मानना पड़ेगा। जैसे यदि मुझे वेक्टर ए लिखना है तो मैं ऐसे लिखता हूं, वेक्टर ए के ऊपर क्या लगा देता हूं? ऐसे करके एक एरो। पूछा जाए ये एरो क्यों लगाते, तो कुछ लोग कहेंगे डायरेक्शन बताता है। अच्छा, तो ये डायरेक्शन तो ऐसे भी हो सकती है, क्या वेक्टर है ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, ऐसे ही लगाते हैं एरो। ये कन्वेंशन है, ये माना गया। तो बहुत सारी चीजें कैसी होती है? कन्वेंशनल होती हैं, मान ली जाती है। जो मान लिया गया वो मान लिया गया। 1 दर्जन में 12, किसी ने खोजे नहीं, मान लिए गए तो मान लिए गए भाई, माना जाता है। कन्वेंशंस पे आप कभी मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। नंबर 2, डेफिनेशन। यदि आपको कोई चीज डिफाइंड कर दी गई तो वो डिफाइंड कर दी गई, आप उस पर भी कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, कि एक वेक्टर ये बराबर ए बी कॉस थीटा। आप इसे डिराइव नहीं कर सकते, ये डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की। तो जो चीज डिफाइंड कर दी गई वो डिफाइंड कर दी गई, आप उस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आपको लग रहा होगा सर फिजिक्स बता रहा है, कोई बात नहीं, आप केमिस्ट्री में किसी डेफिनेशन को ले लीजिए, कोई भी डेफिनेशन केमिस्ट्री की हो। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है, यदि छोटे छोटे आइटम से मिलकर बना, तो उसने कह दिया आइटम से मिलकर बना है तो आपको मानना पड़ेगा कि आइटम से मिलकर ही बना है और किसी चीज से मिलकर नहीं बना। यदि ये डेफिनेशन दी गई है तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि ऐसे क्यों डिफाइंड किया गया। पॉइंट नंबर 3 पर आइए। आप कभी मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे लॉज पर, कि यदि थर्मोकेमिस्ट्री में लेवोसियर ने कोई लॉ दिया है तो सर ये ऐसा क्यों है, हैस का लॉ ऐसा क्यों है। तो जो लॉज हैं कि न्यूटन का लॉ ऐसा ही क्यों था, तो जो लॉज हैं उन पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जो लॉज हमें दिए गए हैं उन्हें हम मानते हैं। इसी तरह से बेटा आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का मतलब होता है कि यदि वो कह रहा है कि 1 किलो का मतलब 1000 है तो बिल्कुल 1 किलो का मतलब 1000 है। बस याद रखिए, पूछिए मत कि 1000 ही क्यों है, 1 किलो का और कोई मतलब क्यों नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कभी नहीं उठाएंगे जो मैंने आपको बताए। आप कन्वेंशंस के बारे में नहीं पूछेंगे, डेफिनेशंस के बारे में नहीं पूछेंगे, लॉज रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। ऐसा क्यों? जो हमें बताया गया है वो हमें फॉलो करना है। अब आइए, सर ऐसा क्यों होता है कि हम कन्वेंशन पे क्वेश्चन नहीं पूछते? आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे कन्वेंशंस पे, रूल्स पे? जो चीज है वो है। एक ह्यूमन बीइंग जब डिजाइन हुआ, एक छोटे से सेल से बना, तो उसको जो शेप मिली वो ऐसी मिली जैसी मुझे। एक नाक है, यहाँ पर 2 आंखें हैं, नीचे थोड़ा आएंगे तो मुंह आ गया खाने का, उसके अंदर दांत है। सर दांत नाक में क्यों नहीं लगे, मुंह में क्यों लगे? क्योंकि मुंह से खाते हैं। सर नाक में दांत लग जाते हैं, लोग क्या नाक से खाने लगते? बिल्कुल, यदि नाक में दांत लगे हो तो नाक से खाते। लेकिन हाँ, क्योंकि मुंह से पेट में जाना थोड़ा हमारे लिए इजी वे है, आसान रास्ता है, शायद इसलिए ऐसा होता होगा हम नाक से नहीं खाते। कि सर नाक यहाँ क्यों लगाई गई, है ना? तो सोचा अब जवाब तो कुछ ना कुछ देना है। बच्चे ने पूछा सर नाक यहाँ क्यों लगाई? बेटा जब छोटे थे नाक कभी कभी रन करती थी, जब नाक रन करती थी तो अपन ऐसे पहुँच दिया करते थे। ये हाथ हमारे ठीक है, शर्ट पहनी है, कुछ लोग थोड़ा नीचे जीभ से भी काम चला लेते थे, पर गंदा लगता है तो अब ऐसे पहुँच लिया करते थे। अब नाक यहाँ की जगह यहाँ लगी होती तो पता ही ना चलता, जीभ तो पहुँच ही ना पाती यहाँ तक, और ऐसे अनकम्फर्टेबल लगता करने में। तो लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि नाक पीछे क्यों लगी होती, यहाँ भी क्यों लगी होती, नाक यहाँ ना लगी होती। यदि नाक यहाँ लगी होती, जैसी जगह रन करी ऐसे से पहुँच देते।
कितना ऐसे ही छिड़क देते, कितना आसान होता हमारे लिए। सोचो नाक यहाँ लगी होती, पर नहीं यहाँ लगी है, क्यों? क्योंकि नोज हमें स्मेल के बारे में बताएगी, और स्मेल हमारे सेंस को बताता है, और जो चीज़ें सेंस को बताती है वो ब्रेन से गवर्न होती हैं, तो ब्रेन के पास ही अच्छी लगेगी ना, सर के पास ना। तो ये सारी चीज़ें पूछनी नहीं, मत सोचिए जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या गलत। जो कन्वेंशनल है, जैसा सेल ने डिज़ाइन दिया वो दिया। आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि सर आंखें यहीं क्यों है, पीछे आंख क्यों नहीं है, शंकर जी की एक आंख यहाँ क्यों लगी थी। मुझे क्या पता भाई क्यों लगी थी। हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं ऐसे ही हैं, सभी ऐसे ही होते हैं। हाँ, किसी की नाक टेढ़ी हो जाती है, बॉन टेढ़ी हो गई भाई, किसी के लिप्स मोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, पर लिप्स होते तो यही हैं। तुमने किसी के लिप्स यहाँ लगे देखे हो, किसी का कान यहाँ लगा देखा हो, ऐसा तो नहीं होता। ह्यूमन बींग्स, सही है ना, सबका अपना अपना स्ट्रक्चर है बेटा। तो ये कन्वेंशनल है, आप इस पे कुछ भी पूछ नहीं सकते, कोई क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। क्लियर है मेरी बात? खाम खां के क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। चलिए हम आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे कॉमन सिस्टम्स, यानी कॉमन नेम, ट्रिवियल सिस्टम, निरर्थक, बेकार, फालतू के, ऐसे करके बोल दिया जाता है, पर इतने भी फालतू नहीं है भाई, हमारे काम के हैं और हमें पढ़ने भी हैं। आइए मिलते हैं सबसे पहले सिस्टम से, कॉमन सिस्टम से। कहते कॉमन सिस्टम में नियम लिखने का कोई रूल ही नहीं होता, इसे कैसे भी बता सकते हैं। पहला, कंपाउंड का नाम लिखना है, हम उसे फ्रॉम इट्स सोर्स बोल सकते हैं, कि उसके सोर्स से, व्हाट इज द मीन ऑफ सोर्स। शर्मा जी का लड़का था, नाम मुझे पता नहीं था, तो उनका सोर्स तो शर्मा जी है ना, तो शर्मा जी का लड़का था, वो जा रहा था, ओए शर्मा जी के लड़के, यदि मैं बुलाऊंगा तो वो सुनेगा ना, यानी ये जो नाम मैंने बोला शर्मा जी के लड़के, कौन सा नाम है? सोर्स वाला। ठीक है, केमिस्ट्री में सोर्स के नाम सुनाता हूँ, जरा सुनना भैया। केमिस्ट्री में सोर्स का नाम ऐसा होता है, बोल भाई इसका नाम क्या है? आप कहेंगे सर फॉर्मिक एसिड। क्यों है भाई इसका नाम फॉर्मिक एसिड? तो हम ऐसे बोलते हैं इसका नाम फॉर्मिक एसिड इसलिए है क्योंकि इसका जो सोर्स है वो फॉर्मिका फैट है, फॉर्मिका। और ये जो फॉर्मिका फैट है ये किस में पाया जाता है? ये लाल वाली जो आंटी होती है ना, आंटी नहीं चींटी, रेड आंट, उसमें पाया जाता है। ये हनी बी में पाया जाता है, शहद वाली मक्खी में, इसमें पाया जाता है ये। इसीलिए क्योंकि ये इसका सोर्स है तो इसको नाम दे दिया गया फॉर्मिक एसिड। और हमने एक कार्बन को क्या मान लिया था, याद है आपको? फॉर्म। तो फॉर्म मानने का रीजन यही था, उसका सोर्स। इसी तरह से दूसरा एसिड लिया था आपने, व्हाट इज दैट? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का सोर्स बताया था मैंने, एसीटम, एसीटम। एसीटम नाम होता है विनेगर, सिरके का, क्योंकि ये विनेगर में पाया जाता था इसलिए नाम दे दिया गया एसिटिक एसिड। इसी तरह से यूरिन, यूरिया, यूरिन से यूरिया। तो ऐसे करके जो नाम दिए गए वो किससे दिए गए? सोर्स ऑफ ऑरिजिन से, जहां से ये चीजें आई, तो इन्हें बोलते हैं फ्रॉम इट सोर्स ऑफ ऑरिजिन, यानी ये इनके सोर्स ऑफ ऑरिजिन के नाम है, इन्हें कॉमन नेम्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या तरीका हो सकता है सोर्स ऑफ ऑरिजिन के अलावा? मैं इन्हें हटाता हूं भैया। सोर्स ऑफ ऑरिजिन के अलावा जो दूसरा है उस पर आ जाइए। सोर्स ऑफ ऑरिजिन के अलावा जो दूसरा है उस पर आ जाइए। इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैंने बताया था ना, बच्चा हुआ काला था, नाम कल्लू, याद आ गया ना? बस ऐसी वो प्रॉपर्टी के बेसिस पर है। जैसे C6H12O6 को क्या बोला गया? ग्लूकोज। क्यों बोला गया भैया? एक्चुअली एक वर्ड होता है ग्लाइकस, कंसंट्रेटेड एंड स्वीट, मीठा, तो उसकी प्रॉपर्टी के कारण इसे क्या नाम दे दिया कि ग्लूकोज। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी, ग्लाइकस यानी स्वीट एंड कंसंट्रेटेड, तो उसके कारण इसे नाम दे दिया गया ग्लूकोज। तो किससे दिया गया बेटा? प्रॉपर्टी के बिहाफ। इसी तरह से बहुत सारे नाम किसके नाम पर आ जाते हैं? डिस्कवरर्स के नाम पर, जिन्होंने डिस्कवरी की है बेटा, हम उनके नाम पे बहुत सारे नाम दे देते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है RMGX, विक्टर ग्रिगनॉर्ड ने इसको बनाया था, तो इसको नाम क्या देते हैं? ग्रिगनॉर्ड्स रिएजेंट, ये इसका नाम है। इसी तरह से बेटा एक कंपाउंड है एरोमेटिक C6H5SO2Cl, सल्फोनिक एसिड का क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से हिंसबर्ग ने बताया था, तो इसका नाम हो गया हिंसबर्ग्स रिएजेंट, हिंसबर्ग्स रिएजेंट। बहुत सारे सुने होंगे, फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है, जिलमेंस रिएजेंट होता है। ये सारे के सारे नाम किससे आए बेटा? डिस्कवरर्स। जो भी डिस्कवरर्स हैं उनसे भी नाम रख दिए जाते हैं।
जैसे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, हिंसबर्ग्स रिएजेंट है, ऐसी बहुत सारे नाम हैं जो डिस्कवरर के नाम पर रख दिए गए। सबसे लास्ट में आइए, कई बार हम नाम स्ट्रक्चर ऑफ आर पे देखते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कैसे लिखते हैं, ऐसे ना RFG। तो आर का जो स्ट्रक्चर है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे उसने बोला एक नाम, उसने कहा C4H9OH, बताइए इसका नाम। तो आप कहेंगे 4 कार्बन इज ब्यूटाइल, OH इज अल्कोहल। पर इसी का नाम बदल जाता है। देखिए कैसे बदलता है, मैं आपको सिखाता हूं। यदि मैं जो कार्बन एटम्स है यानी अल्काइल ग्रुप है उसे ऐसे लूं पहले, तो इसका नाम है आइसोब्यूटाइल, और दूसरे नंबर पे मैं इसे ऐसे लिखूं तो इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल। अब यहां एक OH लगा लो, यहां फंक्शन ग्रुप OH लगा दो, तो दोनों का फॉर्मूला तो यही है। पर इसका नाम क्या है बेटा, इट इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, इट इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका नाम क्या है, इट इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर देखो इसका और इसका क्या सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो कई बार जो नाम होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, स्ट्रक्चर्स पर। तो कुल मिला के समझ में ये आया कि कॉमन नेम लिखने का कोई नियम नहीं होता, कैसे भी कॉमन नेम्स लिख दिए जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब हम आ जाते हैं सिस्टमेटिक नेम्स या IUPAC नेमिंग्स। इन्हें लिखने के कुछ कायदे कानून होते हैं। तो आइए हम IUPAC या सिस्टमेटिक नेम्स सीखेंगे, पर आज नहीं, अगली क्लास में। थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको जरूर बताया, पर IUPAC में अगली क्लास से शुरू करूंगा, ठीक से समझाऊंगा सिस्टमेटिक IUPAC का मतलब। आज हम केवल यहां तक रखेंगे, आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।